एक ऐसी दुनिया जहां तलवारें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि आत्माएं खाती हैं और जिनके अंदर छपा है एक भयंकर शाप जो इंसानों को राक्षसों में बदल देती है। एक आदमी जिसे जंगल में एक औरत की लाश मिलती है और उसी के पास में एक छोटा सा बच्चा लेटा रो रहा होता है जिसके हाथ में होती है दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार। कहानी शुरू होती है एक पुरानी खंडहर जैसी जगह में। एक टीम खजाने की खोज कर रही थी। एक वर्कर बंदूक पकड़े हुए अपने बॉस से पूछता है, बॉस हम सही जगह पर है ना? अभी तक तो सिर्फ पत्थर ही मिले हैं। बॉस बोलता है, हाँ यही जगह है। क्लाइंट अपना पैसा यूं ही नहीं फेंकता। वर्कर हैरानी से पूछता है, मतलब हम सिर्फ एक तलवार ढूंढ रहे हैं, वो इतनी कीमती कैसे हो सकती है? बॉस गहरी आवाज लेके जवाब देता है, डीमन सॉर्ड जैक वॉकिन। ये तलवार अपने मालिक को इतनी ताकत देती है कि पूरी दुनिया उसे पहचान ले। ये कोई आम तलवार नहीं है। इसी बीच दो हेलीकॉप्टर उस जगह की ओर बढ़ते हैं। अंदर दो आदमी बैठे हैं। दोनों का ऑरा भारी और डराने वाला है। एक चिड़चिड़ा सा आदमी गर्मी की शिकायत करते हुए बड़बड़ा रहा था। तभी आइजो उसे घूर के बोलता है, फॉर आइस, इतना बड़ा मुद्दा क्या है? डीमन सॉर्ड्स, एन्चांटेड सॉर्ड्स, होली सॉर्ड्स सब तो इकट्ठा कर चुके हैं। अब ये एक तलवार क्या अलग कर देगी? पायलट बीच में बोल पड़ता है, अगर खुद एडमिनिस्ट्रेटर मिशन में साथ आ रहे हैं तो तलवार बहुत ही खास होगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूरा बोलता है, अगर तलवारों की कोई हायरार्की होती तो जैक वॉकिन सबसे ऊपर होती। ये 1000 दानवों के खून से बनी है। आइजो हंस के बोलता है, बस तू ज्यादा भावुक मत हो जाना, कहीं 1000वां दानव तू ही ना बन जाए। म्यूरा बिना किसी एक्सप्रेशन के बाहर देखता रहता है। नीचे खुदाई में बॉस अपनी टीम को उस तलवार की लेजेंड बताता है। रोमन एम्पायर के समय कुछ खूंखार बारबेरियंस ने एम्पायर के बाहर एक गांव पर हमला किया था। देवताओं ने पुजारी की पुकार तक नहीं सुनी। तब उन्होंने दानवों से सौदा किया और दानवों ने एक अकेला नाइट भेजा जैक वॉकिन लेकर। सिर्फ उसकी मौजूदगी भर से बारबेरियंस मिट गए, लेकिन नाइट का असली मिशन था गांव के हर इंसान का अंत करना। वर्कर डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। क्या हमें सच में वो तलवार निकालनी चाहिए? बॉस हंस के कहता है, अरे ये सब लेजेंड्स हैं, इतना डर मत। तभी एक वर्कर तहखाने की सीढ़ियां ढूंढ लेता है। अजीब सी बदबू और डर का माहौल फैल जाता है। नीचे पहुंचकर कब्रों और सड़े हुए शवों के बीच उन्हें एक टूटी दीवार के पीछे से गोल्डन लाइट चमकती दिखती है। वहीं पड़ी थी जैक वॉकिन। ऊपर म्यूरा और आइजो अपने हथियारबंद लोगों के साथ पहुंचते हैं। वे चिल्लाते हैं, तलवार हमें सौंप दो, लेकिन अंदर से आग निकलकर सामने वालों को जला देती है। म्यूरा खुद को शासी शिडाई का मेंबर बताता है, एक संगठन जो लेजेंडरी वेपन्स इकट्ठा करता है। तभी बॉस जैक वॉकिन उठाकर बाहर आता है। उसकी आंखें डिमोनिक ग्लो से चमक रही थीं। आइजो अपनी गोल्डन ऑरा एक्टिवेट करता है। उसके माथे पर अजीब सा निशान उभर आता है। सिर्फ 2 गोल्डन डिस्क से वो बॉस का काम तमाम कर देता है। म्यूरा तलवार उठाता है। उसकी चमक को देखकर धीरे से मुस्कुराता है और उसे एक खास कंटेनर में रख देता है। बेस पर लौटकर म्यूरा लेजेंडरी वेपन से भरे कमरे में जैक वॉकिन को रख देता है। म्यूरा तलवार की तरफ देखता है और बोलता है, सच में बहुत खूबसूरत है। आइजो चेहरा सिकोड़ के कहता है, मुझे तो अजीब लगती है, इसकी चमक में जैसे इसके विक्टिम्स की चीखें दिख रही हों। म्यूरा हंस के जवाब देता है, अरे वही तो इसे खास बनाता है। आइजो जम्हाई लेते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तू अपनी तलवारों के साथ रोमांस कर ले। म्यूरा मुस्कुरा के कहता है, आज अच्छा काम किया आइजो, उम्मीद है फिर साथ काम करेंगे। लेकिन आइजो की एक्सप्रेशन अचानक बदल जाती है। वो धीमी आवाज में कहता है, पता नहीं क्योंकि लग रहा है मेरी नींद इस बार बहुत लंबी होने वाली है। इस बीच एक नाव पर शासी शिडाई स्क्वाड एक आदमी को घेर लेती है जिसके पास एक और लेजेंडरी सॉर्ड होती है। वो दिखावा करता है कि वो तलवार दे देगा, लेकिन जैसे ही वो बंदूक निकालता है उसे गोली मारती जाती है। तलवार अचानक आग पकड़ लेती है और पूरी नाव जलने लगती है। बेस पर वापस म्यूरा अपनी छाती पकड़कर दर्द महसूस करता है। जैक वॉकिन का असर उसकी नसों में फैल रहा था, जैसे किसी जुनून में फंस गया हो। वो तलवार निकालता है और तलवार की दानवी शक्ति उसे पूरी तरह काबू में कर लेती है। म्यूरा कांपती आवाज में बोलता है, ये मुझे बुला रही है, ये मुझे समझती है, ये मेरी है। उसकी आंखें बदल जाती हैं और जैक वॉकिन पूरी तरह उस पर हावी हो जाती है। स्टाफ अंदर आता है और देखकर दंग रह जाता है। म्यूरा की आंखें पूरी सफेद, वो बिना भाव के उनकी तरफ बढ़ रहा था। म्यूरा एक झटके में एक आदमी को मार देता है। बाकी सभी उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन म्यूरा बेपरवाह शैतानी मुस्कान लिए आगे बढ़ता जाता है। जो आखिरी चीज स्टाफ देख पाते हैं वो थी उसकी लाल चमकती आंखें और फिर सब खत्म। दूसरी तरफ एक गर्भवती औरत खुश होकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति मुस्कुराते हुए आता है, बच्चा ठीक है
ना, सोच रहा हूँ गिफ्ट लेने से पहले जेंडर पता कर लूं। पत्नी हंस के बोलती है, नहीं, सरप्राइज रहने दो। उधर एक श्राइन में डोजो का दरवाजा खुलता है। कमरे में रखी कटाना शेरू की खून की प्यास हवा में महसूस हो रही। कुछ लोग इकट्ठा हुए थे इस कटाना की ईविल ऑरा को साफ करने के लिए। एक आदमी मंत्र पढ़ते हुए हाथों से इशारे बना रहा था। बाकी लोग अपनी हथेलियां काटकर खून एक कपड़े पर टपका रहे थे जो तलवार के ऊपर रखा था। लेकिन तभी वो कपड़ा नीचे गिर जाता है और एक आदमी कटाना को पकड़ लेता है। तलवार की दानवी शक्ति उस पर चढ़ जाती है। वो पागलों की तरह चिल्लाता है, और खून चाहिए, और खून चाहिए, और वो सबको मार देता है। तलवार से भयानक दानवी रोशनी निकल रही थी और वो आदमी जानवरों की तरह गुर्रा रहा था। प्रेग्नेंट औरत और उसका पति हंसते हुए गली से गुजर रहे थे। बदकिस्मती से वही कटाना वाला आदमी उनकी राह में आ जाता है। वो पति को एक ही वार में मार देता है। औरत अपने पति के पास घुटनों पर गिर जाती है, चीखते हुए रोती है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जलता हुआ गुस्सा था। कटाना वाला आदमी आगे निकलकर एक और महिला को मार देता है, लेकिन जब होश आता है वो तलवार फेंक देता है और समझ जाता है उसने क्या कर दिया है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रेग्नेंट औरत तलवार उठाती है और उसी पल उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और औरत एक अंधेरी गली में छुप जाती है, कांपती हुई, और उसके अंदर अभी भी खून की प्यास उबल रही थी। बाद में वो एक औरत को मारने जा रही थी, लेकिन जैसे ही देखती है कि उस औरत की गोद में बच्चा है, वो रुक जाती है। वो तलवार फेंकना चाहती है, लेकिन उसके हाथ तलवार छोड़ ही नहीं पाते। सड़क के ट्रैफिक मिरर में वो अपना ही दानवी रूप देखती है और दर्द से चीख उठती है। उधर म्यूरा को शासी चढ़ाई की पूरी स्क्वाड घेर लेती है। वे चिल्लाते हैं, म्यूरा सरेंडर कर दो, हम तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन म्यूरा के शरीर से जैक वॉकिन की दानवी लहर निकलती है। सामने के सभी टैंक्स चूर हो जाते हैं। पीछे खड़े टैंक भी आग में फैलती ऑरा में जल उठते हैं। सिपाही डर के मारे फुसफुसाते हैं। म्यूरा अब इंसान नहीं रहा, वो भुसोमा बन चुका है। उसी वक्त जलती हुई आग में लिपटा वही बोट वाला आदमी भी आ जाता है। वो गरजता है, मेरे अंदर जो सोया हुआ था उसे किसने जलाया? म्यूरा, जो अब पूरी तरह जैक वॉकिन के कब्जे में था, गहरी आवाज में बोलता है, हम लड़ने के लिए बने हैं, हम सिर्फ शक्तिशाली दुश्मन ढूंढते हैं। म्यूरा की तलवार उसके जरिए बोलती है, मैं हूँ फ्लैम्बेज, जो सब कुछ जला देती है। इसी तरह जैक वॉकिन बोलती है, और मैं मौत पर राज करने वाली। म्यूरा दानवी आर्मर में ढक जाता है, उसकी ताकत दोगुनी हो जाती। फ्लैम्बेज वाला जलता हुआ आदमी भी आग के कवच में बदल जाता है। दोनों तलवारें टकराती हैं, लेकिन जैक वॉकिन आसानी से फ्लैम्बेज को हरा देती है। म्यूरा नजरें उठा के बोलता है, बहुत कमजोर था, और आगे बढ़ जाता है। दूर कहीं जंगल में एक शिकारी को प्रेग्नेंट औरत की लाश मिलती है। वो दुख से भर जाता है। उसी समय उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि बच्चा अपनी माँ के पास बैठा है और उसने हाथ में वही कटाना पकड़ी है। तलवार की दानवी ऑरा हवा में फैल रही थी। शिकारी घबराकर कदम पीछे करता है और यही सीन कट होता है। अगली सुबह सूरज उगते ही चेरी ब्लॉसम्स हवा में उड़ते हुए एक खूबसूरत स्कूल पर गिर रहे थे। बच्चे हंसते खेलते अपनी क्लासों की तरफ बढ़ रहे थे। इन्हीं बच्चों में सीका भी, जो हमेशा की तरह अकेली चल रही, ख्यालों में डूबी। वो अपने स्वॉर्ड स्मिथ पिता और उस लड़के के बारे में सोच रही थी जो उनके साथ अप्रेंटिस के रूप में काम करता था। क्लास में भी वो पूरे समय बस खाली निगाहों से देखती रहती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी कुछ सहेलियां आती हैं। चल सीका, बाहर लंच करते हैं, मौसम कितना सुंदर है। सीका हल्की मुस्कान के साथ मान जाती है। खाते खाते लड़कियां बताती हैं कि स्टेशन के पास एक नया कराओके प्लेस खुला है और वो सीका को भी साथ चलने को कहती हैं। लेकिन सीका तुरंत मना कर देती है, यार मैं सच में बहुत बिजी हूँ। लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं, तू हर बार ऐसा ही क्यों बोलती है, कोई चक्कर है क्या? फिर अचानक बात बदल के पूछती हैं, तूने इशी को भी मना कर दिया? वो स्कूल का सॉकर कैप्टन है, हैंडसम है, उसके मार्क्स भी टॉप के हैं, उसको भी ना? सीका शांत आवाज में जवाब देती है, मेरे पास टाइम नहीं था बस। लड़कियां अपना दिमाग खो बैठती हैं और सीका बस शर्मीली मुस्कान देकर बात टाल देती है। घर लौटते समय सीका की मुलाकात होती है तत्सुमी से, जो उसके पिता का एक और अप्रेंटिस था। दोनों साथ साथ एस्टेट की तरफ चलते हैं। रास्ते में सीका की नजर उसी लड़के पर पड़ती है जिसके बारे में वो सुबह से सोच रही थी, गाय। वो भागकर उसके पीछे पहुंचती है और पीछे से तात्सुमी जलती हुई नजर से उन्हें देख रहा था। एस्टेट पर गाय कोयला काट रहा था। सीका उससे बात करने की कोशिश करती है, थैंक यू कि तूने मुझे तात्सुमी वाली ऑकवर्ड सिचुएशन से बचाया। गाय कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। सीका उसको करोके चलने के लिए बोलती है, लेकिन गाय सीधा मना कर देता है, मैं अभी बिजी हूँ। अब उल्टा सीका गुस्सा हो जाती है और वही लेक्चर देती है जो उसकी दोस्तें उसे दे रही थी। तू मजे करना भूल गया गाय, इतना सीरियस रहेगा तो अच्छी कटाना कैसे बनाएगा? गाय को गुस्सा आ जाता है, बस दिमाग मत खा, दूर जा। सीका हंसते हुए कहती है, अरे मजाक कर रही थी। वो उसका क्लीवर पकड़ लेती है, पहले प्रॉमिस कर करियोके चलेंगे, तब ये वापस दूंगी। गाय फुल सिग्मा मेल मोमेंट में उसका हाथ पकड़ता है और क्लीवर जमीन पर गिरा देता है। उसी वक्त तत्सुमी अंदर आता है और गलत समझकर गाय को जमीन पर पटक देता है। सीका से माफी मांग,
समझे? सीका जल्दी से समझाती है, अरे रुक, मेरी गलती थी। गाय फिर भी माफी मांग लेता है। तत्सुमी कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही गाय उसे घुरता है वह डर के मारे लगभग पेशाब करने वाला हो जाता है। तभी उनके मास्टर और सीका के पिता अमोन आ जाते हैं। वो बताते हैं कटाना शिरू फिर से बेहाल हो रही है, कल कामिंग रिचुअल होगा। सीका तू अपनी प्योरिटी तैयार कर, क्योंकि प्रीस्टेस तू ही होगी। वो गाय को साथ लेकर पास की पहाड़ी पर जाते हैं। अमोन एक कब्र के सामने रुकता है। ये तुम्हारी माँ की कब्र है, यही तुम्हारा जन्म हुआ था। ये वही अमोन था जिसने उस प्रेग्नेंट लेडी का शव और रोता हुआ बच्चा पाया था और उसे गोद लेकर नाम दिया था गाय। अमोन पूछता है आगे क्या करना चाहता है बेटा? गाय कहता है बस मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, तलवारें बनाना चाहता हूँ हमेशा। अमोन गर्व से बोलता है मेहनत करते रहो, तुम्हारी माँ तुम पर गर्व करती। गाय हल्की आवाज में कहता है माँ वो तो शिरू है। अमोन समझ नहीं पाता, लेकिन गाय कुछ और नहीं बताता। रात में गाय चुपके से कमरे में जाता है। वह कटाना शिरू को निकालता है और तलवार को देखते हुए फुसफुसाता है तुम ही मेरी असली माँ हो। कहीं दूसरी जगह एक ऑक्शन चल रहा था। लोग एक स्टैचू के लिए बोली लगा रहे थे। शशि शिडाई का एजेंट मिक्की महंगे खाने और वाइन का मजा ले रहा था। तभी उसका ऑफिसर उसे डांटता है मिशन पर हो कमीने, टूर पर नहीं। मिक्की इतने में वाइन पी ही रहा होता है कि व्हीलचेयर में बैठा एक सुनहरा बालों वाला लड़का उसे टकरा जाता है और वाइन की नॉलेज पर बकबक करने लगता है। दोनों थोड़ी देर फ्रेंच में बातें करते हैं और एक दूसरे के जोक पर हंसते हैं। मिक्की बताता है मैं यहाँ स्टैचू के लिए नहीं आया, मुझे कुछ और चाहिए। ब्लॉन्ड बॉय भी कहता है कि वो भी उसी चीज के लिए आया है। दोनों ग्लास उठा के टकराते हैं, लेकिन जैसे ही मिक्की ग्लास ऊपर उठाता है ऑक्शनियर समझता है कि मिक्की बोली लगा रहा है और धड़ाम मिक्की ने गलती से वह महंगा स्टैचू खरीद लिया। ऑफिसर गुस्से में चिल्लाता है अब तू अपनी किडनी बेचकर पैसे भर, हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। ऑक्शन खत्म होने पर मिक्की उस आइटम की जांच करने जाता है। वो अपनी ऑगमेंटेड लेंस से उस चीज को देखता है और कहता है एक और लेजेंडरी तलवार। वीडियो HQ को भेजता है। वहां से कंफर्म होता है कि तलवार असली है। मार्कस भी उसी तलवार के पीछे है जिसका नाम है द एज़ोथ स्वॉर्ड। मार्कस बताता है कि ये तलवार लेजेंडरी अल्केमिस्ट पैरासेल्सिस की थी, इसलिए वो इसे पाना चाहता है। मिक्की कहता है कि ये सब पैरासेल्सिस वाला झमेला बस एक कहानी है। मार्कस को कहानी की क्रेडिबिलिटी पर शक होता है, लेकिन फिर भी वो तलवार में दिलचस्पी रखता है। कहते हैं कि पैरासेल्सिस ने शैतान से सौदा किया था। उसने अपनी आत्मा बेच दी ताकि एल्केमी की पूरी जानकारी पा सके और इसी वजह से उसने फिलोसोफर स्टोन बनाई। लेकिन पैरासेल्सिस ने शैतान की बात नहीं मानी और ये बात शैतान को बहुत गुस्सा दिला गई। मार्कस बताता है कि पैरासेल्सिस ने अंत में जीत हासिल की और शैतान को उस पत्थर के अंदर बंद कर दिया। मिक्की आगे बताता है कि इसी से एज़ोथ स्वॉर्ड की शुरुआत हुई। फिर मार्कस अपने ड्राइवर से कहता है कि ऑक्शन में एज़ोथ स्वॉर्ड असली है क्योंकि उसने उसमें बंद शैतान की हंसी सुनी। वहीं तत्सुमी ने गाय की खबर अमोन को दी कि वह पूरी रात तलवार को घूरता रहा। अमोन कहता है शायद वो लड़का स्वॉर्ड हब पर काफी समय बिताता होगा। अमोन तत्सुमी को बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तलवार गाय को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि तलवार भी गाय को ढूंढ रही है, इसलिए उसके खून से तलवार को शांत रखा जाता है। वो बच्चा मौत के साथ रहता है और अपनी नजरें तलवार से नहीं हटा सकता। ऐसी हालत जो ना तो अमोन समझ सकता है न ही तत्सुमी। रिचुअल शुरू होता है। सब अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। सीका तलवार लेकर आता है और गाय अपनी हथेली काटकर खून तलवार पर गिराता है, लेकिन तत्सुमी जो गाय को खास मानता है जलन में अपनी पट्टी उतार देता है। तलवार की आभा सामने आती है और डर के मारे उसका पसीना छूट जाता है। तलवार सीका को काबू कर लेती है जो तत्सुमी को मारने की कोशिश करता है। गाय बीच में कूदकर सीका से तत्सुमी को बचाता है, लेकिन इस लड़ाई में अपनी बांह खो देता है। हफ्ते बीतते हैं पर गाय के दर्द में कोई कमी नहीं आती। अमोन को एक आइडिया आता है और वो निकल जाता है। सीका गाय को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गाय पागल होकर पहाड़ियों की ओर भाग जाता है। गाय अपनी माँ की कब्र को गंदा करने की कोशिश करता है और चिल्लाता है कि वह उस औरत को मार देगा जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। अमोन कहता है तुम बेवकूफ हो, वह तो मर चुकी है। फिर अमोन तलवार की धार पकड़ता है और कहता है कि जब गाय बच्चा था तो उसने भी इसे पकड़ा था। शिरू गाय का रक्षक है, शायद शिरू चाहता था कि ये सब हो। जैसे ही शैतान आंखें दिखाता है, अमोन उससे कहता है कि वह गाय की बाह बन के उसे फिर से बचाए और फिर वह तेजी से तलवार पर हथौड़ा मारने लगता है। ऑक्शन में एज़ोथ स्वॉर्ड सील के लिए रखा गया है। बाकी लोग थोड़ा बहुत बोली लगाते हैं, लेकिन मार्कस सीधे 5 लाख का ऑफर देता है। मिक्की को अपने सुपीरियर क्योका से इजाजत मिलती है कि बजट की कोई लिमिट नहीं है। मिक्की मार्कस से आगे बढ़कर $15 लाख की बोली लगाकर तलवार खरीद लेता है, जिससे मार्कस बिल्कुल गरीब लगने लगता है। वापस जाते वक्त मार्कस मिक्की को रोकता है और धमकी देता है कि अगर मिक्की उसे तलवार नहीं बेचता तो वह जबरदस्ती ले लेगा। मार्कस अपने गार्ड्स भेजता है, लेकिन मिक्की एक झटके में उन्हें हरा देता है। लेकिन बड़ी मुसीबत तब आती है जब जुआई गैन, जिसे पहले म्यूरा कहा जाता था, वहां धमकता है। क्योंका घबरा के मिक्की को पीछे हटने को कहती है। मिक्की अपनी तलवार निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। गाय अपनी नई प्रोस्थेटिक आर्म के साथ जागता है जो शुरू से बनी है। इधर जुआई भी अपनी तलवार निकालकर लड़ाई में कूद पड़ता है। वो अपना डेमोनिक आर्मर पहन लेता है। मिक्की अपनी तलवार लाइटनिंग स्वॉर्ड फैल्गन को समन करता है जो बिजली की
आंधी के साथ थंडर मारते हुए लेकर आता है। दोनों की तलवारें टकराती हैं, लेकिन ज़्वाई आसानी से मिक्की को दबा देता है क्योंकि उसे चेतावनी देती है कि अकेले म्यूरा को हराना मुमकिन नहीं। मिक्की उसकी बात मानकर वहां से भाग जाता है और बिजली की तलवार से एक बड़ा बिजली का झटका मारता है। धूल शांत होने के बाद मिक्की अपनी कार में भाग चुका होता है। म्यूरा उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि लाइटनिंग स्वॉर्ड फेल्गन को हराना आसान नहीं होगा। फिर वो अपना आर्मर उतार देता है। रास्ते में मिक्की को पता चलता है कि एजॉर्ड स्वॉर्ड गायब है। वो हंसता है क्योंकि मार्कस तलवार लेकर भाग चुका है। गाय अपनी नई प्रोस्थेटिक आर्म जो शिरू से बनी है उसे देखता है और अमोन को शुक्रिया कहते हुए झुक जाता है, लेकिन वह सोचता है कि आखिर इतनी जबरदस्त तलवार किस लिए। अमोन बताता है कि यह तलवार उसे जंग के वक्त बचा चुकी है और अब ये उसकी बाह बनके उसकी रक्षा करेगी। फिर वो आगे कहता है कि अगर गाय को तलवार खोने का अफसोस है तो उसे एक बड़ा तलवारबाज बनना चाहिए और शिरू से भी बेहतर तलवार बनानी चाहिए। गाय ये चुनौती स्वीकार करता है और ठान लेता है कि चाहे जान ही क्यों न लगानी पड़े, वो ऐसी तलवार बनाएगा जो शिरू के काबिल हो। फिर से वह अमोन के सामने सिर झुकाता है। वहीं बाहर तत्सुमी उस पर जलन से नजरें गड़ाए खड़ा था। सीका गाय से बात करती है जो कहता है कि अमोन बेवकूफ है कि उसने शिरू जैसी खास तलवार किसी ऐसे बेकार इंसान पर बर्बाद कर दी। सीका बहस करने की कोशिश करती है कि उसके पापा ने ये सब उसके लिए किया था। गाय शिरू का वो स्कैबेट दिखाता है जो अमोन ने उसे दिया था ताकि वह उससे ऐसी तलवार बना सके जो शिरू के काबिल हो। गाय अंदर आकर स्कैबेट को आधा काट कर जला देता है। कहता है शिरू तो एकदम अनोखी है, उसे फिर से नहीं बनाया जा सकता। तत्सुमी भी अमोन को वही बात दोहराता है। पूछता है कि उसने ऐसी कीमती तलवार को गाय पर क्यों बर्बाद किया। अमोन कहता है कि तलवार सिर्फ एक औजार है, इंसान औजार से ज्यादा अहमियत रखते हैं। तत्सुमी बोलता है कि शिरू की अपनी एक जिंदगी भी थी। अमोन मानता है, कहता है शिरू और गाय तक धीर से जुड़े हुए थे। शिरू चाहता था कि वो गाय की बाह बने और वह देखना चाहता है कि गाय का भविष्य कैसा होगा। 40 साल तलवारबाजी करने के बाद भी अमोन ने कोई तलवार नहीं बनाई जो उसे पूरी तरह संतुष्ट कर सके। अब अगर गाय अपनी जिंदगी तलवारबाज बनकर बिताएगा तो शायद वो अमोन का मास्टरपीस बन जाए। इधर मार्कस चैन की नींद सो रहा होता है, लेकिन अंदर वाली शैतान की आत्मा एजॉर्ड स्वॉर्ड में जाग जाती है। मार्कस बुरी आवाज से उठता है, तलवार अपने हाथ में लेता है। उसे एहसास होता है कि कल रात जो हुआ वह सपना नहीं था और यह ताकतें इंसानियत से परे हैं। आंखों में गुस्सा लिए वह वादा करता है कि वह यह ताकत लेगा और अपना बदला लेगा। उसकी बहन कमरे में आती है और नाश्ते के लिए बुलाती है, जिससे उसका पागलपन टूट जाता है। टेबल पर परिवार प्यार से खाना खा रहा होता है। माँ अपने खाने की बात करती है। बहन कहती है कि मार्कस उसके लिए सब कुछ है और पिता मछली पकड़ने जाने को कहते हैं, लेकिन मार्कस अब सबसे तंग आ चुका होता है और कहता है कि सब दूर हो जाओ। दरअसल ये पूरा परिवार नकली है। मार्कस ने उन्हें रखा है जैसे नाटक करने के लिए और कभी कभी कुछ अजीबोगरीब कामों के लिए। माँ सुझाव देती है कि कोई और परिवार रखा जाए जो उसके अनुसार सही हो, लेकिन मार्कस गुस्से में फूट पड़ता है और उन्हें भगा देता है। टेबल पर अकेला बैठा आंसुओं से भरी उसकी आंखें ना फैसला करती हैं। वह एजॉर्ड स्वॉर्ड के साथ एक दैवी रिचुअल करता है, लेकिन तलवार उसकी बात नहीं सुनती। शशि के HQ में मिक्की और क्यों का मार्कस की जानकारी इकट्ठा करते हैं। पता चलता है कि मार्कस एक कार एक्सीडेंट में पैर से नीचे से पैरालाइज्ड हो गया है और उसने अपने परिवार को भी खो दिया है। मार्कस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एरिका को बुलाता है जो माफी मांगती है कि वो इतना वक्त उसके साथ नहीं रही। मार्कस कहता है शायद तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ मस्ती में बिजी थी। फिर वो उसे बधाई देता है क्योंकि वो उसके दोस्त टैब से शादी कर रही है। एरिका हैरान होकर बताती है कि उनकी शादी प्राइवेट होगी, मार्कस को नहीं बुलाया जाएगा। मार्कस मुस्कुराते हुए उन्हें बधाई देता है। एरिका चली जाती है। मार्कस खिड़की से बाहर देखता है और गुस्से से मुट्ठी कस लेता है। उसे याद आता है उस डेट की जब तनाबे और एरिका दोनों ने कहा था कि वो उससे प्यार करते हैं। मार्कस उन्हें गद्दार कहता है और कहता है कि वो इसकी कीमत चुकाएंगे। एजॉर्ड स्वॉर्ड उसकी नफरत और खून की प्यास पर रिस्पॉन्स देता है, अपनी दैवीय आभा दिखाता है। शैतान मार्कस को अपने कंट्रोल में लेता है और वो दर्द से चिल्लाता है। सिएका स्कूल से लौटती है और तत्सुमी वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। वो कहता है कि बारिश होने पर सिएका की देखभाल करने आया हूँ। चलते चलते तत्सुमी शादी का मुद्दा उठाता है। कहता है कि सिएका एक बढ़िया पत्नी बनेगी क्योंकि वो दोस्तों के साथ मस्ती करने से ज्यादा घर के कामों को दिलचस्पी दिखाती है। वो ये भी बताता है कि उसने घर वापस जाकर शादी का ऑफर ठुकरा दिया था क्योंकि उसे सब अजीब लगता था। सिएका बस चुपचाप आगे चलती रहती है। तभी अचानक तत्सुमी उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कहता है कि मास्टर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने गाय को चुना, इसलिए बदले में वो सिएका को ले जाएगा। गाय जो पास ही शिकार कर रहा था भागकर वहां आता है। तत्सुमी उस पर हमला करता है, लेकिन गाय आसानी से उसे पीछे फेंक देता है। उसकी आंखें शैतानी लाल हो जाती हैं और वो तत्सुमी की तरफ बढ़ता है। शुरू उसे मारने को कहती है, लेकिन गाय शांत हो जाता है जब उसे सिएका की आवाज सुनाई देती है और तत्सुमी भाग जाता है। गाय शुरू की आवाज को रोक नहीं पाता जो उसे मारने का आदेश दे रही होती है। वो अपनी बात तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से अपना सिर दीवार से ठोक देता है। अच्छी बात यह होती है कि आवाज रुक जाती है और सिएका पीछे से उसे गले लगा लेती है। दूसरी ओर तनाबे और एरिका शादी कर रहे थे। पादरी वायदे पढ़ रहा होता है। मार्कस व्हील चेयर में आ जाता है। एस्टेट में एक औरत एक लेजेंडरी भाला एक अप्रेंटिस को देती है और कहती है कि अमोन से उसे तेज करवाओ। तो रोई भाला इतना तेज था कि एक ड्रैगन फ्लाई उस पर बैठते ही आधा कट गया था। तत्सुमी बातचीत में शामिल होता है। उसकी नीयत
खराब होती है। मार्कस व्हीलचेयर से उठ खड़ा होता है जो दूल्हा दुल्हन को हैरान कर देता है। फिर वो उनकी तरफ लपकता है, एजोथ स्वॉर्ड बुलाता है और कहता है कि वो उन्हें मारने वाला है। मिक्की आर्मर पहनकर उन्हें बचाने आता है और उसके हाथ में फैल्गन तलवार होती है। एजोथ स्वॉर्ड से काला अंधेरा फैलता है, लेकिन मिक्की अपने फैल्गन के बिजली के वार से उसे साफ कर देता है। एरिका और तनाबे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तलवार की आभा उन्हें पकड़ लेती है। एरिका लड़खड़ा जाती है। मार्कस उस पर टूट पड़ता है मारने के लिए, लेकिन उसकी प्रार्थना सुनकर मार्कस रुक जाता है, घुटनों पर गिरता है और तलवार गिरा देता है। उसे एहसास होता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है और उसे मार नहीं सकता। मिक्की उसके पास घुटने टेककर उसे माफी मांगता है और कहता है कि वो उसे एक ऐसी जगह वापस ले जाएगा जहां से वो बिलोंग करता है। वहीं तत्सुमी भाला लेकर उसकी खूबसूरती में खो जाता है और वो उसके कब्जे में हो जाता है। इसी बीच मिक्की और मार्कस वापस शाशी लौट रहे होते हैं। मार्कस रो रहा होता है जैसे कोई बच्चा। मिक्की समझाता है कि वो तलवार के कब्जे में है। समय के साथ हथियार खून सोखते हैं और जिंदा हो जाते हैं। उनकी जिंदगी इंसानी दुख और हताशा से और बढ़ती है। जब हथियार जागता है तो वो उन लोगों में रहता है जिनमें मारने की इच्छा होती है, जो उसे और मजबूत करता है। तत्सुमी बिल्कुल वैसा ही गुजर रहा था। मिक्की ने मार्कस को कहा कि शाशी में वे उसे सुला देंगे। वो बताता है कि मारने की प्यास इंसान को अवसुमा बना देती है, जहां इंसान खुद हथियार बन जाता है और खून की प्यास उस पर काबू पा लेती है। जब भी कोई हथियार जागता है तो वो आखिरकार अवसुमा बन जाता है, इसलिए उन्हें सुलाना पड़ता है। इसी बीच तत्सुमी अब अवसुमा बनकर गाय पर हमला करता है और सिएटा को एक नजर में बेहोश कर देता है। मार्कस मिक्की से पूछता है क्या वे दोस्त बन सकते हैं। मिक्की हंसते हुए कहता है कि वे पहले ही दोस्त बन चुके हैं जब मार्कस ने तलवार चुराई थी। तत्सुमी गाय पर हमला पड़ता है पर गाय अपनी बाह से ब्लॉक करता है, लेकिन शेरो की खून की प्यास बढ़ती जाती है और वो खून मांगने लगता है। शेरो गाय को मारने का आदेश देता है, उसे मानसिक पीड़ा में डाल देता है। गाय दर्द से कराते हुए घुटनों पर गिरता है और अपनी बाह आसमान की तरफ उठाता है। शेरो काबू कर लेता है। गाय की आंखें फीके पड़ जाती हैं और वो बदल जाता है। पूरी बाह कवच में ढल जाती है और तलवार बन जाती है। उसके दांत तेज हो जाते हैं और उसका दिमाग खून की प्यास से भर जाता है। वो दौड़ता है और तत्सुमी से भर जाता है। अमून खून की प्यास महसूस करता है और वहां पहुंचता है। वहां सिएका बेहोश पड़ी होती है और पास ही जंगल में गाय और तत्सुमी की लड़ाई जारी होती है। लड़ाई में गाय तत्सुमी को बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन गाय लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। शाशी में क्योंका मार्कस को एक कमरे में लेकर जाती है और ट्रांसमिशन शुरू करती है। 3 बड़े मास्क स्क्रीन पर आते हैं जो मार्कस का स्वागत करते हैं। क्योंका बताती है कि मार्कस नया क्राइसिलिस है, जिसका कोर एजोथ स्वॉर्ड है। अल्मा जो कि एक मास्क है बताता है कि यह तलवार एक जादूगर की है और इसमें दैत्या बिएबू है। कंफ्यूज मार्कस क्योंका की तरफ देखता है, जो उसे भरोसा दिलाती है कि ये लोग शाशी सिडाई चलाते हैं और मार्कस उनकी देखभाल में सुरक्षित रहेगा। मास्क इसका स्वागत करते हैं। मार्कस पूछता है मिक्की कहाँ है। क्योंका कहती है कि वो भी जल्दी आ जाएगा, पर अभी उसे अपनी जरूरतों का ध्यान रखना है। मिक्की शाशी के डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल जांच के दौर से गुजर रहा है, जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेट मॉनिटर कर रहे हैं। नर्स मीना कहती है कि सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है, बाकी सब ठीक है। वे उसके कोर अल्मा की जांच करते हैं और डॉक्टर हैरानी से बताते हैं कि वे तलवार का कोर शरीर में मिला सकते हैं। मिक्की मीना को बुलाता है कि आओ तलवार को उसके शरीर में मर्ज करे और मीना हंसती है। मास्क मार्कस को बताते हैं कि शाशी सिदाई इस बात पर रिसर्च करता है कि हथियार लोग कैसे कब्जा करते हैं। अगर सफल हुए तो वे क्राइसिलिस को सामान्य इंसान में वापस बदल पाएंगे ताकि वो अवसुमा न बने। वे मार्कस से पूछते हैं कि एजोथ स्वॉर्ड ने उस पर कैसे कब्जा किया। मार्कस बताता है कि याद कुछ धुंधली है, बस उसने तलवार पकड़ी और महसूस किया कि वो उसके शरीर में घुल रही है। मास्क कहते हैं कि क्राइसिलिस का होना मानवता के लिए एक नया अनिश्चित भविष्य लेकर आता है। वे मार्कस से कहते हैं कि क्या वो उनके साथ बेहतर भविष्य बनाने में शामिल होगा। मास्क मार्कस की तरफ से फैसला करते हैं क्योंकि वही उसे बचा सकते हैं और साथ ही मानवता को भी। जांच केंद्र में मिक्की मीना कुछ तो कर रहे होते हैं। मीना खून का सैंपल लेती है और मिक्की सोचता है कि वे फिर कब मिलेंगे। मीना कहती है कि शाशी की रिसर्च प्रगति पर है और जल्द ही वे सामान्य जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन मिक्की को चिंता होती है कि मीना किसी और के साथ गुलगुलू ना कर ले जब वो सो रहा हो। मीना कहती है कि वो हमेशा उसके दिल में है और वे एक दूसरे के सपने देख सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।